अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं हसन लियाकत। आज बहुत ही स्पेशल मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और इनके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मौजूद है। और ये वाहिद क्रिकेटर हैं जिनका टेस्ट डेब्यू और ओडीआई डेब्यू 14 साल की उम्र में हुआ। और जब मैं 14 साल का नाम लूँगा तो आप बिल्कुल पहुँच जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं उनका तारुफ करवाऊँ, आपको बताते चलूँ 7 टेस्ट मैचेज़ में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, फिर 16 ओडीआई मैचेज़ में इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। लेकिन जो फैक्ट मैं अभी आपको बताऊँगा, यहाँ पर शायद हमारी नज़र उस तरह नहीं जाती। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 232 मैच इन्होंने खेले और 13,949 रन बनाए 44 की एवरेज से। और इन्होंने 5 साल क्रिकेट छोड़ी रही। अगर 5 साल क्रिकेट ना छोड़ते तो फर्स्ट क्लास में इनकी एवरेज 50 से भी ज़्यादा होती। और बहुत लंबे अरसे तक अगर इनका 96 में डेब्यू हुआ तो मुझे याद है कि इनका जो आखिरी मैच था वो 2018 में था। तो एक बड़े लंबे अरसे तक पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सर्कल में रहे। आपने इनको डिफरेंट लीग्स खेलते हुए देखा, T20 लीग्स खेलते हुए देखा, नेशनल कप खेलते हुए देखा, फैसल कप होता था उसमें भी ये किसी टीम की नुमाइंदगी करते होते थे। वन एंड ओनली हसन रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बड़े लंबे चौड़े स्टैट्स बता दिए आपने आज मुझे तो पता था आपको भी, मगर नाज़रीन को भी बता दिए। जी जी एग्जैक्टली, सबको पता होना चाहिए क्योंकि हमारी नज़र फर्स्ट क्लास की तरफ नहीं जाती। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, हसन भाई आपको पता है कि ये एक इतनी इंपॉर्टेंट क्रिकेट है कि इसी से तो क्रिकेटर का पता चलता है। बिल्कुल, इस दौर में जब हसनैन हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो फर्स्ट क्लास होती थी और मिसबाह उल हक और जितने भी हमारे परफॉर्मर हैं वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट से जो है प्रोड्यूस होकर आए हैं और परफॉर्मेंस देखे हैं लंबी लंबी। यूनिस खान को अगर देखें तो वो भी डोमेस्टिक खेलते रहे काफ़ी अरसे, और इमरान फरहत, जितने भी नाम लूँगा बहुत सारे नाम हो जाएंगे। बड़ी लंबी फहरिस्त है प्लेयरों की हमारे कैरियर में। मगर एक चीज़ है कि डोमेस्टिक खेलने से ये होता है कि आपको आइडिया जाता है अपनी स्किल्स का, अपनी जो 83 ओवर्स की इनिंग्स होती है, और जब आप धूप में या जून जुलाई में या जैसा भी मौसम में आप ये पीक काट रहे होते हैं तो वहाँ पर उसका रिजल्ट मिलता है आपको। उसका रिजल्ट ये मिला कि जब हम टेस्ट टीम में जाते थे, श्रीलंकन सीरीज़ थी, हमने वहाँ पर जीती सीरीज़। शारजा में जो है हिमिट होता है वहाँ पर सीरीज़ हमने जीती, जहाँ पर पूरी टीम को फॉलो ऑन हो रहा था। तो वहाँ मैंने ईच इनिंग में 50 की थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी स्पिनर। आपको पता है कि शेन वॉर्न बड़ी क्लास की बॉलिंग करते थे उस ज़माने में, और एक पेयर बना हुआ था हर टीम का। हर टीम में वर्ल्ड क्लास टीम जो होती थी उसमें 5 से 6 प्लेयर्स वर्ल्ड क्लास होते थे, चाहे वो बैट्समैन हो चाहे वो बॉलर्स हों। तो मैगिल जैसे बॉलर थे, मैगरा जैसे बॉलर्स थे, ब्रैडली नए आए थे उस टाइम। तो काफ़ी परफॉर्मेंस दी और डोमेस्टिक लेवल पे अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान में मिडिल ऑर्डर जो है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग था हमारे दौर में, तो हमें चांस नहीं मिलता था। डोमेस्टिक में हम जाते थे वापस खेलने के लिए पाकिस्तान टीम में, तो तलवार लटकी हुई होती थी कि अगर एक तो परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो आपने दोबारा डोमेस्टिक में जाना है आगे। फिर ए टीमें मिलती थी, ए टीम में काफ़ी परफॉर्मेंस दी हमने और वहाँ मैंने काफ़ी रन्स की ए टीमों में भी। फिर निजी डिपार्टमेंट की तरफ से मैं खेलता रहा काफ़ी से, कैप्टनसी मैंने काफ़ी की। तो ओवरऑल अच्छी क्रिकेट रही, कैरियर अच्छा रहा। और पाकिस्तान की तरफ से ये बताएं कि आपको अंदाज़ा है कि आपके दोस्त मिसबाह उल हक बहुत लेटली उन्होंने क्रिकेट स्टार्ट की थी। एक दफ़ा उनका आई थिंक 2002 में खेले थे, फिर 2007 में वापस आए थे। खेले थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड में। एग्जैक्टली, एक में खेले थे, फिर 7 में वर्ल्ड कप में वापस आए थे। आप इतने लकी कैसे हुए कि 14 साल और की उम्र में यू आर वर्ल्ड यंगेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने डेब्यू किया टेस्ट में भी और ओडीआई में भी? ओडीआई में आई थिंक 233 दिन हो गए थे आपको और 227 दिन आपके टेस्ट में हो गए थे। इसकी क्या वजह है? कोई परफॉर्मेंस थी पीछे है या क्या वजह थी? उसमें एक तो दुनिया का पहला वर्ल्ड कप हुआ 1995-96 में, लोम्बार्ड वर्ल्ड कप, और एक ही दफ़ा हुआ दुनिया में। 15 साल की उम्र के एज के बच्चों का वर्ल्ड कप हुआ। तो ऑलरेडी मैं रीजन खेल रहा था कराची की तरफ से, तो वहाँ मैंने 10 मैचेस में ऑलमोस्ट 9 मैचेस में 6 सेंचुरियाँ की हुई थी। अच्छा, 14 ईयर्स में ही डोमेस्टिक लेवल पे। तो वहाँ पर मेरा जो है वो नाम दिया गया अंडर 15 वर्ल्ड कप के लिए। फिर मैं जब लॉर्ड्स में गया तो लॉर्ड्स ऐसा ग्राउंड है कि वहाँ पर हर प्लेयर बंदे की ख्वाहिश होती है खेलने के लिए। वहाँ मैंने फिर लोम्बार्ड वर्ल्ड कप में जो है 2 50 की और लॉर्ड्स में 80 रन किए अगेंस्ट इंग्लैंड के, अगेंस्ट इंडिया के सॉरी। अच्छा। और लॉर्ड्स ग्राउंड में वहाँ से फिर मैं वापस पाकिस्तान आया तो मीडिया का इतना दौर नहीं था, स्टार स्पोर्ट्स पे मैच आ रहा था और लेजेंडरी ज़हीर अब्बास जो थे वो सिलेक्टर भी थे उस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे पिक किया वहाँ से। फिर साइड मैच मेरा जब हुआ साहिवाल में, वहाँ नाम आया अगेंस्ट जिम्बाब्वे के। ग्रांड फ्लावर, एंडी फ्लावर ये टीम का हिस्सा थे उस टाइम पे। हीथ स्ट्रीक फास्ट बॉलर्स थे, तो मैंने वेरी फास्ट बॉल पे साइड मैच में अपने बाउंड्री शॉट खेला। और लेजेंडरी मुझे याद है कि अंपायर शकूर राना अंपायर थे, वो बड़े जिन्होंने माइक गेटिंग का डिसीजन भी कोई लिया था, उनसे अनबन भी हुई थी, मगर बड़े सीनियर अंपायर थे उस दौर में वो। तो उन्होंने क्लैप भी किया, थोड़ा सा मुझे बताया भी कि बहुत अच्छा खेल रहा हो और पूरा खेलना। कोई भी एक यंग प्लेयर आता था उसको मोटिवेशन चाहिए होती है। वहाँ मैंने फिर 67 रन की इनिंग खेली साहिवाल में। फिर मुझे टेस्ट डेब्यू में चांस मिल गया और वो लेजेंडरी 38 ईयर्स बाद जो ये रिकॉर्ड ब्रेक हुआ, मुश्ताक मोहम्मद साहब थे, उनका रिकॉर्ड ब्रेक हुआ ये। उन्होंने फिर मुझे टेस्ट कैप दी और ये इस तरह से वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। अच्छा, ये बताएं कि आपको जो बेसिकली ये एजाज़ मिला 14 साल की उम्र में मिला, इतने बड़े बड़े नामों के साथ आप कोई एजाज़ मिला, मतलब उस ज़माने में मियाँदार टीम में होते थे, वसीम अकरम होते थे, वकार यूनुस होते थे, कोई एकदम से स्टारी भी आ जाती है बंदा जब मोहल्ले शोहल्ले में आता है, तो क्या होता है इस वक्त? वो 14 साल का एक्सपीरियंस तो मेरे ख्याल किसी के पास नहीं होगा। एक तो देखें जो 14 साल का बंदा हो और वो सुपरस्टार हो,
हाँ बिल्कुल, जैसे आजकल के बच्चे हैं वो बाबर आजम को फॉलो करते हैं, रिजवान को फॉलो करते हैं कि पेरेंट्स जो हैं उनको आज लेके आ रहे थे ग्राउंड्स में खिलाने के लिए कि ये बाबर आजम बन जाए, मगर उसमें ये है कि बाबर आजम भी एज ए बॉल पिकर रहे हैं, अगर याद होगा सबको। इनके वालिद साहब ने बड़ी मेहनत की इनके लिए, तो हमारे लिए भी ये मेहनत होती थी कि हम वसीम अकरम भाई के साथ खेलें, जमाम भाई के साथ खेलें। जब स्कूल लेवल पर हमने खेला तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट खेली, मगर जब मुझे एक कॉल आई जब पीसीबी से कि आपका नाम आ गया पाकिस्तान टीम में, तो वो मेरे लिए शौक था बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ नोवेयर। और बिल्कुल कहीं से भी मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी मेरा नाम आ जाएगा। मैं स्ट्रीट में कहीं खेल रहा था मोहल्ले में दोस्तों के साथ, तो 2 दफ़ा कॉल आई तो शायद मजाक समझे घर वाले के ये जो कॉल आई है कोई ऐसी फेक कॉल आई होगी। उस टाइम पीटीसीएल का दौर था, घर में मोबाइल्स का भी इतना फ़ोन का जो रुझान नहीं था, तो कॉल आई पीसीबी से, तो आपका नाम आया फैसलाबाद पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करना है। तो 2 दफ़ा फ़ोन रख दिया, दोबारा मेरे कज़न है मुमताज़ अहमद, उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर दोनों ने बताया कि आप बात करो, पीसीबी से बात करो और आपका नाम आ गया पाकिस्तान टीम को, आप फैसलाबाद में ज्वाइन करेंगे। तो जब मैं जिस दिन ज्वाइन करने के लिए गया, जब मैं ब्रेकफास्ट पे गया, तो वहाँ पर लेजेंडरी वसीम अकरम भाई और सईद अनवर और आमिर सुहेल भाई, इन लोगों को मैंने देखा और उन्होंने मुझे ऐसे अप्रिशिएट भी लिया और सलाम दुआ भी करी और मुझे बताया कि यार आपकी जो है परफॉर्मेंसेस बहुत देखते रहे हम लोग इंटर डिस्ट्रिक्ट में, तो आप वो यंग प्लेयर जिन्होंने आपने रिकॉर्ड किया हुआ 4 सेंचुरियाँ कंटिन्यू की हैं और अंडर 15 वर्ल्ड कप में सुना बड़ा अच्छा खेला है, तो वहाँ से डेब्यू हुआ। मगर जब मैं नेट पे गया फैसलाबाद में, पहला नेट मैंने किया, तो स्विंग के सुल्तान मुझे यॉर्कर कर रहे थे उस टाइम पे, तो मेरा डिफेंस बड़ा अच्छा था। अच्छा, तो उनकी यॉर्कर को मैं खेलना शुरू हो गया, तो वहाँ से कॉन्फिडेंट लेवल मेरा और अच्छा होता गया, क्योंकि मैं वकार यूनुस भाई को भी खेला मैंने नेट पे, और आउटस्विंग बॉलें थी, और सकलैन भाई जो दूसरा बॉल करते थे उस टाइम पे, स्पिनर को भी अच्छा खेलता था मैं। तो वहाँ से इंस्पिरेशन बड़ी, और फिर मुश्ताक अहमद सारे लोग थे, उन्होंने आके बड़ी मोटिवेशन दी। उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू अपने अंडर 19 वर्ल्ड कप और जो भी मेरी स्लॉट में जो चीज़ें जो इर्द गिर्द आती थी, स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, तो वहाँ मैं सेंचुरियों से कम बात नहीं करता था। अंडर 19 में आई थिंक 4 दफ़ा आप कप्तान रहे। जी 4 दफ़ा अंडर 19 में कप्तान रहा, सेमीफाइनल हारे श्रीलंका में हम लोग, MT अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला हमने, इमरान ताहिर हमारे साथ खेले, पाकिस्तान से बिलोंग करते थे वो, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया था, तो फिर साउथ अफ्रीका चले गए और एक तरफ से वो आउट करते थे, एक तरफ से मैं रन्स करता था यहाँ पर। उसके बाद इमरान नज़ीर भी था और काफ़ी प्लेयर्स थे, शुएब मलिक जो हैं वो अंडर 19 में MT का हिस्सा बने हमारे साथ, अंडर 50 में शुएब मलिक और मैं साथ खेलते रहे, तौफीक उमर मेरे बैच के रहे, तो बड़ा अच्छा करियर रहा उस टाइम पे। और बड़े क्लासिकल प्लेयर होते थे उस टाइम पे, यानी कि सोच भी नहीं सकता कि इंसान जो है आप इतने बड़े प्लेयर्स में आके एकदम से स्लॉट में जाके आप वहाँ पर उनका हिस्सा बन जाए। असल में ये तो अच्छी बातें होगी ना। अब मेरे जैसे उस वक्त तो हम आपके फ़ैन हुआ करते थे और ये देखा करते थे कि कब वो जो यंगेस्ट क्रिकेटर है, और बड़ा नाम होता था ना कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा रिकॉर्ड है, यंगेस्ट क्रिकेटर हैं हमारे पास, तो कब वो वापस आएंगे। एक दफ़ा आपको डेब्यू करवा दिया गया, और फिर पाकिस्तान में ये क्यों होता है, ये आपके साथ नहीं बहुत सारों के साथ हुआ, नज़रअंदाज क्यों हो जाता है? बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज हो जाते हैं, क्योंकि उवैस शाह अंडर 90 के हमारे साथ खेले हैं अगेंस्ट, और वाटसन देखें, शेन वाटसन वो भी हमारे बैच के थे, होम और अवे सीरीज़ में खेलते थे पाकिस्तान में। जब वो ऑस्ट्रेलिया की टीम आती थी, वो परफॉर्मेंस थी, उन्होंने भी हमारे साथ के बैच के थे। फिर हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहाँ भी ब्रेड हॉज यानी कि मेरे साथ के थे वो, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, मगर वहाँ का स्ट्रक्चर बड़ा डिफरेंट है। एग्जैक्टली, इंग्लैंड का डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया का डिफरेंट है, साउथ अफ्रीका। हमारे यहाँ यही है कि अपने आप अपनी मदद आप ही आपने टैलेंट पे खेलना है आपने, और लाइकिंग डिसलाइकिंग एज यूजुअल चलती भी आ रही होती है। आजकल भी मैं बच्चों को देखता हूँ कि कहीं अंडर 19 में उनका नाम नहीं आता तो वो बैग उठा के रख देते हैं, उसके बाद कहते हैं यार हमने नहीं खेलना। और पेरेंट्स को इतना आइडिया नहीं होता कि इसमें स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होती है, और इंसान जब इमोशनल हो जाता है तो उसके बाद वो कहता है यार छोड़ो बैग उठा के, मैंने नहीं खेलनी, मेरे साथ का लड़का खेल गया है और ये कैसे खेल गया है, मेरे में उसमें क्या फ़र्क था। प्लेयर सारे 19-20 होते हैं, मगर ये कि एक स्ट्रक्चर जो है पाकिस्तान का वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना दीगर मुल्कों में जो है स्ट्रॉन्ग होता है। वहाँ पर एक ग्रास रूट लेवल स्ट्रॉन्ग है, क्लब लेवल स्ट्रॉन्ग है, वहाँ से प्लेयर परफॉर्मेंस देता हुआ आता है, फिर उसको आप नज़र में रखते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ ये क्यों होता है कि प्लेयर आता है और जिनकी तरह गायब हो जाता है? मैंने वही बताया ना कि इसलिए गायब हो जाता है कि डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारा नहीं होता, ग्रास रूट लेवल हमारी सही नहीं है। जिस तरह डिपार्टमेंट बंद हुए, लास्ट कोविड का टाइम आया, पीरियड आया, उसमें देखें प्लेयर सारे बिखर गए, और जहाँ पर 500 लड़के 550 लड़के डोमेस्टिक में खेलते थे हर डिपार्टमेंट से, वहाँ पर ऑलमोस्ट देखें 200 लड़के खेल रहे होते थे, तो कुछ लड़के दिल बर्दाश्त हो गए। वैसे होना इस तरह नहीं चाहिए कि आपने अगर एक को चांस दिया है किसी भी प्लेयर को, इट्स नॉट अबाउट हसन रज़ा या मिसबाह उल हक या व्हाट्सएवर, जो भी प्लेयर है उसको अगर चांस दिया है तो उसको फिर प्रॉपर चांस दिया जाए, ताकि एक दफ़ा ना वो बाद में किसी इंटरव्यू में ये ना कह सके यार कि मेरे साथ ज्यादती हुई। देखिए यही है ना कि चांस का मतलब यही होता है कि आप 2-4 इनिंग्स दे दें, और बड़े मैचेस में जब आप खेलते हैं वहाँ पर जाके तो आप एकदम किसी बड़े बॉलर के सामने अगर आप खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे हमारे दौर में फजल अकबर फास्टेस्ट बॉलर होते थे अपने ज़माने में, जब उन्होंने आउट किया तो 71-80 जो है वो डोमेस्टिक सीजन में आउट करते थे, और जाके साउथ अफ्रीका में गैरी क्रिस्टन जैसे इनफॉर्म बैट्समैन थे, उनके सामने उन्होंने बॉलिंग की है। फिर सचिन तेंदुलकर फॉर्म में थे, इंडिया अगेंस्ट वो खेले, उसके बाद लोगों ने बोला यार बेकार बॉलर है ये, तो ये लक की बात भी होती है। मगर क्या कि 1-2 टेस्ट मैचेस में आपको इतना ज़्यादा मौका नहीं मिलता, जिस तरह T20 में आप प्लेयरों को खिला रहे हैं,
और उसमें टेस्टिंग करते हैं। तो आप देखें कितने प्लेयर्स जो हैं वो ड्रॉप होकर वापस बाहर हो गए टीम से। सर आप देख लें मूसा खान को कहाँ पे जाके हमने डेब्यू करवाया, तीनों कैप्स दी, ज़ाया हो गए ना, ज़ाया हो गए। आप हैं, मूसा खान हैं, हर शख्स इस अम्माद आज़म का नाम लूँगा मैं। अम्माद आज़म कहते थे कि अब्दुल रज़ाक हैं दूसरा, अज़र में उसके बाद अब्दुल रज़ाक आए, तो कहाँ गए वो प्लेयर्स। और प्लेयर्स जो हैं वो जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको लूप नहीं लेता और जब वो पाकिस्तान के नाम के लिए जब खेलने की कोशिश करते हैं या परफॉर्मेंस देते हैं तो वहाँ पर उनको जो फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं और उनको अपनी बेस का पता नहीं लगता कि मेरी बेस कहाँ पर बन रही है, कहाँ नहीं बन रही। तो बहुत सारे ओवरसीज़ में लोग जो हैं प्लेयर्स को छोड़ के जा चुके हैं। तो हमें स्ट्रक्चर को, ग्रास रूट लेवल को, क्लब क्रिकेट को, अब डिवीजन आ रही है, रीजन आ रही हैं, अभी तो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज होता रहेगा और प्लेयर को, जो कोचेज़ होते हैं पीसीबी के, वो लूप में रखेंगे, उनको कॉन्फिडेंट लेवल जो है उनका अच्छा करेंगे, उनको देंगे, तो वो ज़्यादा पता परफॉर्म भी करेंगे और वो पाकिस्तान के लिए भी खेलेंगे। इतने लंबे अरसे तक आप क्रिकेट खेलते रहे, जिस तरह मैंने पहले बताया कि 1996 से लेके 2018 वापडा की तरफ से, आई थिंक वापडा, अबी बैंक की तरफ से वापडा के खिलाफ आपने आखिरी मैच खेला था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। और इतने लंबे अरसे तक खेला, 7 ओडीआईज मिले, 7 टेस्ट थे आई थिंक और 16 ओडीआईज थे। तो मुतमईन है, खुश हैं या कुछ ज़्यादा मिलने चाहिए थे, डिजर्व ज़्यादा करते थे? मुतमईन तो बाबर आज़म भी अभी तक नहीं है, देखे ना कितने रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है वो। T20 में खेल रहा है और 50 ओवर्स में खेल रहा है, टेस्ट मैच में खेल रहा है और फिर लोगों ने कहना शुरू कर दिया स्ट्राइक रेट कम हो गया है। तो प्लेयर को खुद पता होता है उसकी कि मेरे स्पेसिफिक जगह क्या है और मैंने कहाँ किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है। तो हमारे दौर में भी ये था कि मैं सेटिस्फाई तो नहीं हूँ, मुझे मेरे दोस्त ही, यानी कि अगर मैं यूनुस खान भाई की बात करूँ या और मेरे सीनियर्स प्लेयर्स हैं, वो कम से कम कहते हैं यार 60 से 70 टेस्ट आपको खेलने चाहिए थे पाकिस्तान के लिए। तो क्यों खेलने चाहिए थे, मीन्स के डिपेंड करता है सिलेक्शन कमेटी पे, डिपेंड करता है कि आपकी स्लॉट कहाँ पर खाली है। तो हमें जो है एज ए नेचुरल टैलेंट था हमारा और हम अपने नेचुरल टैलेंट पे हैं, जैसे ग्रास रूट लेवल हमारा होता है, स्ट्रीट क्रिकेटर हम होते हैं, उसी तरह खेल के आए। हमें थोड़ी सपोर्ट नहीं मिली, अगर ज़्यादा सपोर्ट मिलती और कोचेज़ की या पीसीबी की मिलती तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट में जो हमारे 14,000 रन डोमेस्टिक में वो पाकिस्तान के लिए होते नेशनल। अच्छा हसन भाई, अक्सर होता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता जितनी ज़्यादा क्रिकेट आपने खेली है। मैं जो चीज़ें ऑब्जर्व करता हूँ बीइंग ए जर्नलिस्ट, मुझे लगता है कि जो हसन रज़ा थे ना, वो रॉ टैलेंट में बहुत अच्छे थे। बाज़ औक़ात ये हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ कि जब बंदा कोचिंग में जाता है ना, कोच उसको कुछ और पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। हमने अहमद शहजाद को ख़राब किया कि जी T20 का स्टफ था, उसको टेस्ट खिलाया। इस तरह आप इमरान नज़ीर को देख ले, अभी थोड़ी देर पहले आप उनकी बात कर रहे थे, हमने किस तरह ख़राब किए। बिल्कुल, ये ऐसा होता है कि कोच आपको डिफरेंट डगर पे लगा देते हैं। देखें अभी भी बाबर आज़म को अगर आप देखें तो 2 इनिंग अगर फेल हो जाती हैं तो कोचेस डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से अपनी चीज़ों से बताना शुरू कर देते हैं प्लेयर को। मगर वो किसी ने अपना जो है बैकलिफ्ट अच्छा कर दिया, बाबर आज़म ने थोड़ा सा वो बैंड वो खेलना शुरू हो गए और आजकल तो ऑनलाइन कोचेस भी शुरू हो गई हैं। अब तो ये हमारे दौर में तो होती नहीं थी, हमने फर्स्ट टाइम ये चीज़ें देखी हुई हैं। ये कोई अजीब सा चक्कर है। मिकी आदर एक कोच है, वो ऑनलाइन कोचिंग करेंगे, अगले कोच को डिलीवर करेंगे। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ जो है आउटडोर क्रिकेट का होता है। और मुझे याद है कि जेफरी बाइकर्ट जब आए थे तो मिसबा जब खेल रहे थे पहली दफ़ा आके, तो जेफरी बाइकर्ट कहते हैं कि यार जिस तरह से डिफेंस करते हैं ना, ऐसा लगता है कि कोई बहुत पुराना प्लेयर खेल रहा है, डिफेंस करके बॉल को रोक रहा है। मगर मिसबा की बेस बड़ी अच्छी थी, डिफेंसिव खेलते थे वो। उसके बाद डोमेस्टिक खेलते खेलते अपने आप को इम्प्रूव किया। इम्प्रोवाइजेशन वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है आपकी क्रिकेट में। तो यही चीज़ है कि कोचेज बताते रहते हैं मगर आपको अप्लाई खुद करना पड़ता है। और जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, T20 फॉर्मेट डिफरेंट है, उसके हिसाब से डिफरेंट खेलना है। और उसके बाद 50 ओवर्स गेम है, उसमें डिफरेंट खेलना है आपने। फिर इंग्लिश पिचेस पे जाके स्ट्रगल करते हैं हमारे यहाँ। प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे फ़खर जमान की मिसाल है कि वो स्लैश बहुत ज़्यादा खेलते हैं बाहर की बॉल को और पुल शॉट ज़्यादा खेलते हैं। मगर कुछ ऐसे बॉलर्स हो गए, टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ हो गई है कि प्लेयर के स्टैट्स निकालते हैं और उनको बाउंसर पर अटैम्प्ट करते हैं। तो ब्लॉक होल जो होता है वहाँ पर बॉल करते हैं। और जब टीवी पे हम देखते हैं मैचेस तो वहाँ पर ब्लॉक होल में जो प्लेयर्स हैं, फ़खर जमान या और दीगर प्लेयर्स, वो वहीं पर ही वो आउट होते हैं क्योंकि उनको ट्रैप किया जाता है वहाँ पर। तो क्रिकेट में ये चीज़ें कि स्किल्स डेवलपमेंट जो है बहुत तेज़ होती जा रही हैं। कोच नो डाउट सिखाता है, कोच सिर्फ वर्क करता है अपनी बेसिक पे आपकी। अगर आपकी गलतियाँ हो गई हैं, आउट ऑफ फॉर्म है, उनको ठीक करने के लिए। अदरवाइज़ जो है प्लेयर को खुद खेलना पड़ता है और उस पर तलवार लटकी होती है। उसको पता होता है कि अब मैंने कहाँ स्कोर नहीं किया तो मैं कहाँ बाहर हो जाऊँगा और कहाँ मैंने करना है, फिर मैंने पाकिस्तान के लिए खेलना है, फिर आगे मजीद लंबा खेलता रहूँगा। अच्छा, आप टेस्ट क्रिकेटर्स में कुछ खराबी है, आप कुछ ठीक काम नहीं करते, हसन रज़ा हो गए, राशिद लतीफ़ हो गए, वसीम अकरम हो गए, वकार यूनुस, मिसबाउल हक, कि हम मिकी ऑथर को और वो जो न्यूजीलैंड के हमारे कोच हैं उनको लेके आए, वो क्या सिलेक्शन करेंगे? हसन भाई आपने बात की तो निकल आई, चलें बाद में आपकी तरफ वापस आते हैं। सिलेक्शन का सबसे बड़ा क्राइटेरिया एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि वो ये होता है पाकिस्तान में कि वी आर बिलोंग फ्रॉम पाकिस्तान और हमारी मादरी ज़बान जो है वो उर्दू है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर दुनिया में वर्ल्ड कप में आप देखें फुटबॉल में, लोग अपनी अपनी स्पीच में अपनी अपनी लैंग्वेज में वहाँ कोचेज़ रखे हुए हैं उन्होंने और फिर वो अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं पहले, उसके बाद ट्रांसलेटर होता है, वो ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताता है या आपकी दूसरी लैंग्वेज होती है उसमें बताता है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा यही है कि हमारा जो है स्ट्रक्चर ऐसा है यहाँ पर पाकिस्तान में भी कि कोई यंग प्लेयर भी आता है तो वो उसका ग्रास रूट लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, फाइनेंशियली वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम होती है हमारे लोगों को, तो इंग्लिश जो है मुश्किल हो जाती है।
तो जेफरी पार्कर जब आया तो वो इंग्लिश में समझाना शुरू हो गया प्लेयर्स को। कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जिन्होंने समझ ली, कुछ प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने नहीं समझी। जिन्होंने नहीं समझी वो अपनी क्रिकेट खेल रहे थे फ्लो में। तो गोरे की जो एक साइंस होती है वो अलग है, क्योंकि उनका ग्रास रूट स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स से होता है, चीज़ों से होता है कि आपने वी में खेलना है, डिफेंसिव खेलना है। हमारे यहाँ जो है वो एक तो दिलेरी से खेलते हैं। फ़खर जमान को आप जितने भी कोचिंग में बेसिक चीज़ें बताएंगे ना, क्योंकि हमारे साथ भी खेला हुआ है, हम खेलते रहें, तो दिलेरी है इसमें। और फिर जब दिलेरी जिस प्लेयर में होती है, रिजवान को अगर आप देखें तो दिलेरी से खेलते हैं फ्रंट फुट पर जाके। अगर आप उनको सीधा बताना शुरू कर देंगे वी में खेलें, लॉन्ग ऑन पे खेलें, जैसे इयन बेल टाइप के प्लेयर्स हो गए, एल्बो निकाल के खेल रहे होते थे, तो वो फिर प्लेयर जो है शेल से अपने बाहर आ जाता है, वो फिर ब्लॉक हो जाता है। तो जहाँ स्पेसिफिक चीज़ें प्लेयर की होती हैं, पाकिस्तान की टेक्निक डिफरेंट है, इंडिया की अगर उठा के देख लें वो डिफरेंट होती है। श्रीलंकन प्लेयर्स हैं वो डिफरेंट खेल रहे होते हैं, संगाकारा जैसे बैट्समैन थे, महिला जब बना थे। तो हर एक स्पेसिफिक चीज़ के डिफरेंट प्लेयर्स काइंड ऑफ थिंग्स होती हैं, जिनको कोच जो है वो अंडरस्टैंड करे और डिलीवर करें प्लेयर। ठीक हो गया। हसन रज़ा से इंटरेस्टिंग इंटरव्यू का सिलसिला जारी है और हम वापस आएंगे तो हसन रज़ा से 2-3 सवाल और करेंगे। इनका कंपेटिटर कौन था, कौन कौन से कप्तान से खेले, और फिर हसन रज़ा से पूछेंगे एशिया कप के हवाले से, वर्ल्ड कप के हवाले से और पाकिस्तान टीम के जो मौजूदा एसिड्स हैं, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, उनके हवाले से हसन रज़ा क्या सोचते हैं। स्टे विद अस।